नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम या संतुलन की अवधारणा की। तो देख लेते हैं संतुलन की परिभाषा क्या है। संतुलन या इक्विलिब्रियम शब्द लैटिन भाषा के शब्द एक्विलिब्रियम से लिया गया है, जिसका अर्थ है समान संतुलन या इक्वल बैलेंस। जैसे एक तराजू होता है, उसके दोनों पालड़ों में आप बराबर सामान रख दें या कुछ भी सामान नहीं रखें तो वो दोनों पालड़े बराबर स्थिति में रहते हैं, तो उसको कहा जाता है संतुलन। अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग भौतिकी यानी कि फिजिक्स से लिया गया है। फिजिक्स में इसका अर्थ होता है संतुलन की स्थिति जिसमें विरोधी बल या विरोधी प्रवृत्तियां एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देती है। यानी कि एक तरफ से बल एक तरफ लगता है, दूसरे वाला दूसरी तरफ से लगा के, और बल जो दूसरे वाला बल है उसको प्रभावी नहीं रहने देता है। जीरो जो वैल्यू होता है वो जीरो हो जाता है, नेट बैलेंस। तो अर्थशास्त्र में संतुलन से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जब मांग और आपूर्ति जैसी आर्थिक शक्तियाँ परस्पर संतुलन में हों तथा बाह्य प्रभाव के अभाव में आर्थिक चरों के संतुलन मूल्य में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। उदाहरण के लिए, पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं में जब किसी वस्तु की मांग मात्रा उसकी आपूर्ति मात्रा के बराबर होती है तो मार्केट या बाजार संतुलन में स्थापित हो जाता है। अब बाजार में संतुलन के लिए कौन सी शर्तें या विशेषताएं बताई गई हैं, तो ह्यू डिक्सन नाम के एक अर्थशास्त्री, उन्होंने संतुलन की 3 मूलभूत या आधारभूत विशेषताएं बताई है कि पहला है आर्थिक अभिकर्ताओं या इकोनॉमिक एजेंट्स का जो व्यवहार है वो सुसंगत या कंसिस्टेंट होना चाहिए। यानी कि एक स्थिति में जैसा व्यवहार कर रहे हैं दूसरी समयावधि में उसी तरीके का व्यवहार करना चाहिए। किसी भी अभिकर्ता को अपना व्यवहार बदलने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। यानी कि कोई जो इकोनॉमिक एजेंट है, जैसे उपभोक्ता हो सकता है या उत्पादक हो सकता है या विक्रेता हो सकता है, उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिलना चाहिए कि वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करें, अपना व्यवहार चेंज करें। तीसरा है संतुलन कुछ गत्यात्मक और प्रायोगिक प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। यानी कि जैसे प्राइसेज ऊपर नीचे होकर के और संतुलन की स्थिति स्थापित करती हैं, या फिर मांग आपूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होकर के और एक संतुलन के स्तर पर आकर रुकती है। तो ये गतिशीलता या प्रायोगिकता प्रक्रियाओं का परिणाम होता है संतुलन। तो सामने आपने चित्र देख रहे होंगे, डी एक मांग वक्र है और एस एक आपूर्ति वक्र है, जिसका संतुलन इनके कटान बिंदु पे है। और ये P0 जो है संतुलन कीमत निर्धारित हो गई है। इससे नीचे की कीमत पर क्या होगा, मांग ज़्यादा होगी और आपूर्ति कम होगी। तो जो ए क्षेत्र दिख रहा है हरा हरा, वो है आपका मांग आधिक्य वाला, तो यहाँ पे कीमत ऊपर बढ़ने पर दबाव होगा। इसी तरीके से ऊपर वाला जो बी क्षेत्र है लाल लाल वाला, वहाँ पे आपूर्ति आधिक्य होगा, सप्लाई बड़ी है और मांग कम है, तो इस स्थिति में कीमतों पर नीचे घटने का दबाव लगेगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में संतुलन जो होता है वो उपरोक्त तीनों विशेषताओं को पूरा करता है। वो देखते हैं कैसे कि उपरोक्त चित्र के अनुसार मांग वक्र डी पूर्ति वक्र एस के कटान बिंदु पर संतुलन P0 निर्धारित हो गया है। इस कीमत पर ना तो उपभोक्ता अधिक वस्तु की मांग करना चाहता है और ना ही आपूर्तिकर्ता अधिक वस्तु की आपूर्ति करना चाहता है। तो दोनों लोगों के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई प्रोत्साहन नहीं है अपनी व्यवहार को बदलने के लिए। यदि इस स्थिति में कीमत P0 से अधिक हो जाती है तो उस मांग की तुलना में आपूर्ति की मात्रा अधिक होने से कीमतों पर घटने का दबाव होगा, और उसके विपरीत यदि कीमत P0 से कम होती है तो मांग की मात्रा आपूर्ति से अधिक होने की वजह से कीमतों में वृद्धि का दबाव रहेगा, और दोनों स्थितियों में अंततः कीमत P0 पर आकर संतुलित स्थिति में रुक जाएगी। तो ये अपन ने पिछले चित्र में अभी देखा था। तो संतुलन का कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने। अब उसके प्रकार देखते हैं। तो गतिशीलता और समयावधि यानी कि चरों की समयावधि के बारे में आधार पर कितने प्रकार के। तो पहला होता है स्थैतिक संतुलन यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो प्रोफेसर मेहता के अनुसार स्टैटिक इक्विलिब्रियम या स्थैतिक संतुलन वह संतुलन है जो विचाराधीन अवधि से परे भी खुद को बनाए रखता है, यानी कि ये स्टेबल रहता है। यह अनुकूलतम स्थिति है जिसमें प्रत्येक उपभोक्ता, फर्म, उद्योग या कारक प्राप्त करना चाहता है और एक बार इस स्थिति में प्राप्त करने के बाद इसको छोड़ना नहीं चाहेगा। जब उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर दिए गए खर्च से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है तो उसको उपभोक्ता को संतुलन में बताया जाता है कि भाई उपभोक्ता संतुलन में है। अब अगर इस स्थिति में वो विभिन्न वस्तुओं पर अपने कुल व्यय को पुनः आवंटित करने की कोशिश करेगा तो उससे उसकी कुल संतुष्टि में वृद्धि नहीं होगी, बजाय उसमें कमी आएगी। इसी प्रकार एक फर्म भी एक संतुलन में तब होती है जब उसका लाभ अधिकतम हो रहा होता है और उसके उत्पादन का विस्तार या संकुचन करने का कोई कारण नहीं होता, कोई प्रोत्साहन उसको प्राप्त नहीं होता है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें न तो समायोजन करने वाली फर्मों के उद्योग छोड़कर जाने की कोई प्रवृत्ति होती है और नई फर्मों के उद्योग में प्रवेश करने की कोई गुंजाइश होती है। तो दूसरे शब्दों में एक उद्योग उस स्थिति में संतुलन में होता है जब उस उद्योग की सीमांत फर्म जो होती है, सभी फर्में नहीं, केवल सीमांत फर्म जो होती है, जो अंतिम दायरे पे होती है, वो सामान्य लाभ कमा रही होती हैं। तो ये हो गए उद्योग का संतुलन।
स्थैतिक संतुलन भी तीन प्रकार के होते हैं। एक माइक्रोस्थैतिक यानी कि व्यष्टिमूलक स्थैतिक संतुलन, एक मैक्रो, इसमें माइक्रो की जगह मैक्रो करें दूसरे में, तो ये होगा समष्टिमूलक स्थैतिक विश्लेषण और तुलनात्मक स्थैतिक संतुलन। तो ये तीन प्रकार के हो गया, व्यष्टि, समष्टि और तुलनात्मक स्थैतिक संतुलन। एक एक करके इनको देखते हैं। तो पहला है माइक्रोस्थैतिक संतुलन। तो एक माइक्रोस्थैतिक संतुलन का संबंध एक वस्तु, एक बाजार अथवा एक उपभोक्ता के संतुलन से संबंधित होता है। इस प्रकार के संतुलन में समस्त चर एक ही समयावधि या समय बिंदु से संबंधित होते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि माइक्रोस्थैटिक संतुलन जो होगा वो उसमें सभी जो चर होंगे वो एक ही समयावधि से होंगे। एक आर्थिक मॉडल विभिन्न चरों के बीच संबंधों को प्रदर्शित करता है, जिसमें एक चर एक से अधिक संबंधों में दिखाई देता है, प्रकट होता है। मूल्य निर्धारण के सूक्ष्म स्थैतिक मॉडल में आपूर्ति और मांग संबंध एक समय बिंदु पर मूल्य को निर्धारित करते हैं, जो एक लंबी समयावधि तक स्थिर बना रहता है। तो नीचे मांग पूर्ति के फलन दे रखे हैं, डी बराबर फंक्शन ऑफ पी और एस बराबर फंक्शन ऑफ पी। दोनों डी और एस सप्लाई है, डी डिमांड और पी कीमत और एस आपूर्ति। तो यहाँ मांग और आपूर्ति दोनों किसके फलन है? कीमतों के। तो समीकरण 1 दर्शाता है कि मांग मूल्य के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि अन्य बातें समान रखा जाए तो यदि कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी और यदि कीमत बढ़ेगी तो मांग गिर जाएगी। तो मांग और कीमत जो है उसमें व्युत्क्रम या उल्टा संबंध है। और दूसरे समीकरण 2 से पता चलता है कि आपूर्ति भी कीमत का समानुपाती फलन है, यानी कि अन्य बातें समान रखी जाएं तो कीमत बढ़ेगी तो आपूर्ति भी बढ़ जाएगी और यदि कीमत घटेगी तो आपूर्ति भी घट जाएगी। तो इस प्रकार से समीकरण 1 और 2 को बराबर करें तो मांग बराबर सप्लाई कर दें तो वहाँ पे संतुलन की कीमत और संतुलन की मात्रा निकल के आ जाएगी। तो जैसे पिछले वाले चित्र में हमने देखा था, डी डिमांड कर और एस मांग पूर्ति वक्र था और वे ई बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे थे जहाँ मांग की मात्रा और आपूर्ति ओ क्यू के बराबर थी। और यह मूल्य स्तर निर्धारण का स्थिर विश्लेषण है, यानी कि इसमें सभी चर जैसे कि आपूर्ति की मात्रा, मांग की गई मात्रा और मूल्य जो है तीनों एक ही समय बिंदु या समयावधि से संदर्भित हैं या संबंधित हैं। तो ये हो गया स्थैतिक विश्लेषण। आमतौर पर अर्थशास्त्री उन चर के संतुलन मूल्यों में रुचि रखते हैं जो एक दिए गए चर के समायोजन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है, यानी कि यदि कीमत में परिवर्तन आ गया, मांग में परिवर्तन आ गया या फिर आपूर्ति में परिवर्तन आ गया तो उसके पश्चात जो संतुलन कीमत आएगी, संतुलन मात्रा आएगी, उसका अध्ययन करने में रुचि रखते हैं। यही कारण है कि आर्थिक सिद्धांत को कभी कभी संतुलन विश्लेषण भी कहा जाता है। हाल तक पूरे मूल्य सिद्धांत, जिसमें हम विभिन्न बाजार श्रेणियों में उत्पादों और कारक यानी कि साधनों के संतुलन की कीमतों के निर्धारण को स्पष्ट करते हैं, मुख्य रूप से स्थैतिक विश्लेषण ही थे। विभिन्न चर जैसे कि मांग, आपूर्ति और मूल्यों के मूल्यों को एक ही बिंदु या समय की अवधि से संबंधित होने के लिए लिया गया था। तो ये जो स्थैतिक विश्लेषण होता है उसमें सभी चरों का संबंध एक ही समयावधि या समय बिंदु से होता है। फिर से यहाँ प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है, आप देख लें इसको। माइक्रोस्थैतिक की जगह लिखे मैक्रोस्थैटिक जो नीचे लिखा हुआ है। तो समष्टि मूलक स्थैतिक विश्लेषण की अवधारणा संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थिति, संतुलन स्थिति की ओर व्याख्या करती है। तो मैक्रोस्थैटिक इसको बताता है, पूरी अर्थव्यवस्था में संतुलन को बताता है। इस अवधारणा को प्रोफेसर कुरिवारा ने बताया है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थिति तस्वीर को प्रकट करने के उद्देश्य से मैक्रोस्टैटिक विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो संतुलन स्थिति है उसको व्यक्त किससे करते हैं? मैक्रोस्टैटिक संतुलन से, स्थिर स्थिति को। उस अंतिम स्थिति में निहित समायोजन की प्रक्रिया के संदर्भ के बिना संतुलन की अंतिम स्थिति में समस्त चरों के बीच के संबंध का पता लगाने के लिए यह एक उपयुक्त तकनीक है। यानी कि जो प्रोसेस है एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर जाने की या फिर अंतिम संतुलन में विभिन्न चरों में कैसा संबंध पाया जाता है पूरी अर्थव्यवस्था में, उसका पता लगाने के लिए मैक्रोस्थैतिक संतुलन का यूज किया जाता है। अब संतुलन की ऐसे अंतिम स्थिति समीकरण y बराबर c प्लस आई द्वारा दिखाई जा सकती है। c प्लस आई द्वारा दिखाई जा सकती है, जहाँ पे y कुल आय, c कुल खपत और व्यय तथा i कुल निवेश व्यय है। एक स्थैतिक इंजन मॉडल में संतुलन का स्तर समग्र मांग फलन और समग्र आपूर्ति फलन की अंतःक्रिया के द्वारा निर्धारित होता है। आरेख में OZ कुल आपूर्ति फलन है तथा C प्लस आई लाइन कुल मांग फलन को प्रदर्शित करती है। लाइन OZ और C प्लस आई बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करते हैं, जो कि OA1 पर आय का संतुलन स्तर निर्धारित करती है। यह किसी भी समायोजन तंत्र के बिना एक कालातीत तत्समक समीकरण को बताती है। तो यह एक स्थिति हो गई कि भाई संतुलन का स्तर कहाँ पे निर्धारित हो रहा है? ई बिंदु पर। तो OY1 तो आय हो गई इस तरीके से।
तो ये आपका स्थैतिक विश्लेषण हो गया मैक्रो लेवल पे पूरी इकोनॉमी का। तीसरा जो है तुलनात्मक स्थैतिक संतुलन जो है, एक तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण या संतुलन एक ऐसी संतुलन स्थिति की तुलना दूसरी संतुलन स्थिति के साथ करता है जबकि डेटा या आंकड़े बदल गए हैं और सिस्टम अंततः एक नई संतुलित स्थिति में पहुंच गया है। तो इसमें यह दिखाई नहीं देता है कि डेटा में परिवर्तन के साथ सिस्टम अंतिम संतुलित स्थिति तक कैसे पहुंचता है। ये केवल समझाता है और सिस्टम में डेटा के बदलाव के बाद समायोजित किए गए अंतिम संतुलन के साथ प्रारंभिक संतुलन स्थिति की तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन करता है। इस प्रकार तुलनात्मक स्थिर विश्लेषण में डेटा के विभिन्न सेटों के अनुरूप संतुलन पदों की तुलना की जाती है। आइए हम तुलनात्मक स्थिर विश्लेषण के कुछ उदाहरणों को देखेंगे। मांग और आपूर्ति के स्थैतिक विश्लेषण के हमारे पिछले उदाहरण पर विचार करें जो संतुलन मात्रा और कीमत को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार एक विश्लेषण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें हम संतुलन में एक प्रणाली के साथ शुरू करते हैं। अब हम एक परिवर्तन होने देते हैं और संतुलन एक परिवर्तन के अंतिम प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इसे निम्नलिखित आरेख के साथ समझा जा सकता है। तो चित्र के अनुसार मांग वक्र डी और आपूर्ति वक्र SS का प्रतिच्छेद बिंदु E पर मूल संतुलन ही स्थापित होता है, लेकिन उपभोक्ता की आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उसका मांग वक्र F पुराने डी की तुलना में D1 की स्थिति में पहुंच जाता है और वो नए D1 और मूल आपूर्ति वक्र SS के कटान बिंदु E1 पर नया संतुलन स्थापित होता है। तो तुलनात्मक स्टैटिक संतुलन में हम केवल E बिंदु और E1 पर मांग और आपूर्ति की मात्राओं और कीमतों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि भाई E से E1 तक प्राइस कितनी बढ़ गई और संतुलन मात्रा कितनी बढ़ गई। इसी तरह से जो हमारा राष्ट्रीय संतुलन है मैक्रो इकोनॉमिक, उसमें भी हम देख सकते हैं कि A से B तक इकोनॉमी में आय की मात्रा किस तरीके से बढ़ी है। तो वो हो गया मैक्रो स्टैटिक कंपैरेटिव स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एनालिसिस, और ये हो गया माइक्रो स्टैटिक कंपैरेटिव एनालिसिस। तो इस प्रक्रिया में हम इसे E1 तक गमन के पथ का अध्ययन नहीं करते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने पूर्ण प्रतियोगिता के तहत मूल्य निर्धारण की अपने समय अवधि के विश्लेषणों में तुलनात्मक स्थिति का व्यापक उपयोग किया है। अब देखते हैं तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण या संतुलन की सीमाएं क्या क्या हैं, लिमिटेशंस क्या क्या हैं। ये उस मार्ग का पूर्वानुमान लगाने में विफल रहता है जिसका बाजार एक संतुलन स्थिति से दूसरी संतुलन स्थिति पर जाने के लिए अनुसरण करता है। तो ये पथ का अध्ययन नहीं करता है। यह अनुमान नहीं लगा सकता कि दिए गए संतुलन की स्थिति कभी हासिल भी होगी या नहीं, यानी कि ये जो संतुलन स्थिति बता रहा है वो प्राप्य है या नहीं, इसके बारे में ये जानकारी नहीं दे सकता। इस उद्देश्य के लिए हमें गतिशील विश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो गतिशील विश्लेषण की तो चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।